जब रुपीस का वैल्यू गिरता है और जापानीज में येन का वैल्यू गिरता है, तो इसमें इंडिया का लॉस क्यों होता है और जापान का फ़ायदा क्यों होता है? रीज़न ये है कि इंडिया जो कि मेजरली एक इम्पोर्टर कंट्री है, वेल जापान जो कि है वो एक्सपोर्टर कंट्री है। तो इसके केस में एग्जांपल लेते हैं बिस्किट का और आइसक्रीम का। तो एक आइसक्रीम जब इंडिया ख़रीद रहा होता है, मतलब $1, उसके इंडिया को अपने 90 बिस्किट्स बेचने पड़ते हैं। मान लीजिए वैल्यू बढ़ गया 95 का, तो एक आइसक्रीम खरीदने के लिए इंडिया को अपने 95 बिस्किट्स बेचने पड़ेंगे। लेकिन जापान मेजरली एक एक्सपोर्टर कंट्री है, तो इसमें फ़ायदा कैसे होता है उसका, कि इसमें यूएसए खरीद रहा होता है। मान लीजिए यूएसए एक डॉलर देके, मतलब एक आइसक्रीम देके 120 बिस्किट को खरीदता है, वाइल 120 से 124 हो गया, तो एक आइसक्रीम दे के 124 बिस्किट खरीदना पड़ रहा है। तो इस केस में लाइक इसका जापान का फ़ायदा हो जाता है। अब इंडिया में सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कि अपना इम्पोर्ट बिल को बहुत कम करे, इसके कारण क्या होता है, इथेनॉल ब्लेंडिंग का भी चीज़ आया हुआ है, बताते क्यों। इस केस में अपना इम्पोर्ट बिल को कम करना चाहती है। अब मान लीजिए सरकार पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करती है। अब इम्पोर्ट बिल को सरकार को कम करना है। सरकार इस केस में क्या करती है, मान लीजिए इथेनॉल ब्लेंडिंग 0% है, से 85% हो गया या फिर 20% मान लीजिए, ठीक है। इसमें सरकार को पेट्रोल कम खरीदना पड़ा तो इसमें डायरेक्टली इम्पोर्ट बिल कम हो रहा है। इसलिए सरकार जो कि इसको भी सब्सिडाइज़ करती है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया उसको भी सब्सिडाइज़ करती है सरकार। यही एक रीज़न हो गया, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडाइज़ हो रहा है और E85 ये सब कर रहा है, क्योंकि सरकार अपना इम्पोर्ट बिल कम कर